अंतरिक्ष और ब्रह्मांड हमेशा से ही इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को समझने की रुचि साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है और इसी कारणवश पिछले कुछ दशकों में इंसानों ने अंतरिक्ष मिशन करने और इस रहस्यमय ब्रह्मांड को समझने के लिए बेइंतहा पैसा लुटाया है। नासा और स्पेसएक्स जैसी स्पेस एजेंसी तो अब एक कदम आगे बढ़ दूसरे ग्रहों पर इंसानों को बसाने में जुटी हुई हैं। यकीनन पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष को लेकर हमारी समझ में एक तेज इजाफा हुआ है। इन कुछ सालों में हमने अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत सी चीजों को जाना और समझा है। कई ऐसे राजों से पर्दा उठाया जो एक वक्त केवल किस्से और कहानियों का हिस्सा थे। बावजूद इतने एडवांसमेंट के आज भी कई लोगों को स्पेस के बारे में ठीक जानकारी नहीं है। हॉलीवुड में दिखाई जाने वाली स्पेस मूवीज स्पेस से जुड़ी कई सारी भ्रांतियां फैलाने का काम करती हैं। मूवीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म मेकर्स साइंटिफिक फैक्ट्स की ओर ध्यान नहीं देते और इसी कारण लोग उन्हीं चीजों पर विश्वास करने लगते हैं जैसा कि उन्हें फिल्मों या फिर आम जिंदगी में दिखाया जाता है। लेकिन अंतरिक्ष की वास्तविकता फिल्मों की काल्पनिक दुनिया से बेहद अलग है। आज के इस वीडियो में हम स्पेस से जुड़े कई सारे ऐसे मिथ्स को देखेंगे जिन्हें आज भी लोग सच मानते हैं। हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। यह एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। दरअसल आग या कहें फायर एक केमिकल रिएक्शन होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन सूरज पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज पर कभी आग लग ही नहीं सकती। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि सूरज आग का गोला नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर सूरज आग का गोला नहीं है तो क्या है, और अगर ऐसा नहीं है तो सूरज इतना चमकदार और गर्म क्यों है? मैं आपको बता दूं कि सूरज की चमक और इतने गर्म होने का कारण आग नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया है, जिसके तहत सूरज के कोर में अत्यधिक दबाव के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सभी धूमकेतुओं अर्थात कॉमेट्स की पूंछ या टेल होती है। जब भी हम एक कॉमेट की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक बर्फीले पत्थर और उसके साथ एक गैस और डस्ट से बने बेहद ही लंबे टेल का ख्याल आता है। आखिरकार हमने किताबों और फिल्मों में कॉमेट्स को कुछ इसी प्रकार से ही तो देखा है, लेकिन आपको बता दें कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। कॉमेट्स डस्ट, आइस और गैस से मिलकर बने एक फ्रोजन ऑब्जेक्ट होते हैं। यही कॉमेट्स जब सूर्य के नजदीक आने लगते हैं तब उस दौरान इनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलकर भाप में बदलने लगती है और एक विशालकाय टेल की रचना करती है जो सूरज की दिशा से उलट होते हैं और सूरज की रोशनी के कारण चमकने लगते हैं। लेकिन क्या सभी कॉमेट्स ऐसे ही होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक कॉमेट्स सूरज से कुछ खास दूरी पर नहीं आ जाते तब तक उनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलती ही नहीं है और इसी कारण टेल की रचना भी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर यानी कि ओर्ट क्लाउड के क्षेत्र में मौजूद कॉमेट्स में टेल नहीं होती। न्यूक्लियर वेपन की सहायता से धरती की ओर बढ़ रहे एस्ट्रॉइड्स को नष्ट किया जा सकता है। आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा कि एक रॉकेट की मदद से एक बम को एस्ट्रॉइड के सामने ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे वह एस्ट्रॉइड कई सारे टुकड़ों में बंटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है और क्या न्यूक्लियर वेपन के जरिए एस्ट्रॉइड से हम धरती को बचा सकते हैं? वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा संभव ही नहीं है। एस्ट्रॉइड्स पत्थरों से बने एक खगोलीय पिंड होते हैं। अगर एक एस्ट्रॉइड को न्यूक्लियर वेपन की मदद से ब्लास्ट कर दिया जाता है तो इससे खतरा और बढ़ सकता है। ऐसा कुछ करने पर एस्ट्रॉइड कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और वे सारे टुकड़े सीधा धरती की ओर गिरेंगे, जिससे धरती पर छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स की बारिश सी हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं कि सारे एस्ट्रॉइड धरती के वातावरण में जलकर खाक हो जाएं। संभव है कि कई छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स पूरी तरह वायुमंडल में खत्म न हों और धरती पर ही आकर गिरें, जिससे एक भारी तबाही हो सकती है। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि एक प्लान्ड मिशन के तहत धरती की कक्षा के नजदीक आने से पहले ही एस्ट्रॉइड्स की दिशा को बदल दिया जाए। हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है, पर उम्मीद है कि भविष्य में हम इसे हासिल कर लेंगे और धरती पर एस्ट्रॉइड्स का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में हमेशा ही सबसे तेज होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यकीनन प्रकाश को कुछ भी पीछे नहीं छोड़ सकता। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकाश ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ऐसा केवल स्पेस के वैक्यूम में ही होता है।
प्रकाश की गति अन्य दूसरे मीडियम में कम हो जाती है, जैसे कि हवा या फिर पानी में। प्रकाश उस गति से ट्रेवल नहीं करता जिस गति से वैक्यूम में करता है। आज वैज्ञानिकों के पास ऐसे ही कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से वे प्रकाश की गति को बेहद धीमा कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ पर्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश के बराबर या उससे तेज उस मीडियम में गति करता है। गैस जाइंट प्लैनेट केवल गैस से मिलकर बने होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को गैस जाइंट्स कहा जाता है, क्योंकि इन प्लैनेट्स का वातावरण और सतह गैसेज से मिलकर बनी होती है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये पूरे के पूरे प्लैनेट्स केवल गैस से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि थ्योरीज हमें बताती हैं कि इन प्लैनेट्स का कोर सॉलिड होता है। इससे ये साबित हो जाता है कि गैस जाइंट्स केवल गैस से मिलकर नहीं बने होते। एस्टेरॉयड बेल्ट में दाखिल होने वाले स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे कई लोग आज भी सच मानते हैं। हॉलीवुड मूवीज में अक्सर एक स्पेसक्राफ्ट को दिखाया जाता है जिसका सामना कई सारे पत्थरों से होता है। बेसिकली ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है जिससे एक स्पेसक्राफ्ट गुजरता है और कई बार स्पेसक्राफ्ट किसी पत्थर से टकराकर नष्ट हो जाता है। खैर, ये तो मूवीज की दुनिया थी, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट सूरज से 200 मिलियन मील दूर शुरू हो जाता है और ये लगभग 100 मिलियन मील के दायरे में फैला हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि एस्टेरॉयड बेल्ट एस्टेरॉयड से भरा पड़ा है, लेकिन वह बात जो आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड की एक दूसरे से दूरी काफी ज्यादा है। साथ ही इसमें एस्टेरॉयड्स की संख्या भी ज्यादा नहीं है। अगर इस बेल्ट में मौजूद सारे एस्टेरॉयड्स को मिला दिया जाए तभी उन सब का मास हमारे चांद के मास का केवल 4% ही होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट एस्टेरॉयड से खचाखच भरा नहीं है, बल्कि ये एक सुनसान सी जगह है जहां थोड़े बहुत एस्टेरॉयड्स ही मौजूद हैं और किसी भी स्पेसक्राफ्ट से इन एस्टेरॉयड्स के टकराने की संभावना बेहद कम है। नासा द्वारा किए गए पायोनियर और वॉयेजर मिशन को भी एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजारना था और उस मिशन के दौरान इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की टक्कर किसी भी एस्टेरॉयड से नहीं हुई थी। ये इस बात का सबूत है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड्स की दूरी एक दूसरे से बहुत ज्यादा है। स्पेस में जाने के तुरंत बाद आप वेटलेसनेस महसूस करेंगे। सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमति जताते हैं कि अंतरिक्ष 62 मील ऊपर से शुरू हो जाता है। इसके बाद से धरती का वातावरण लगभग वैक्यूम जैसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद आप अचानक से वेटलेसनेस महसूस करने लगेंगे। अगर आप एक एक्सेलरेटिंग रॉकेट में होंगे तो यकीनन आपको धरती की ग्रेविटी महसूस होगी। आपको वेटलेसनेस तभी महसूस होगा जब आप फ्री फॉल की स्थिति में होंगे। किसी भी चीज को ऑर्बिट करने का मतलब होता है उस चीज के चारों तरफ हमेशा के लिए गिर जाना, जैसे कि हमारा चांद धरती की तरफ, धरती सूरज की तरफ और सूरज गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ फॉल कर रहा है। अगर आप धरती से 250 मील ऊपर होते तो आपको 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती को ऑर्बिट करना पड़ता, तब जाकर आपको वेटलेसनेस महसूस होता। ये वही स्पीड है जिस स्पीड से स्पेस स्टेशन और उसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्री धरती का चक्कर लगाते हैं। हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देख सकते हैं। रात के आसमान में देखने पर पूरा का पूरा आसमान तारों से भरा होता है और इन तारों को एक एक कर गिन पाना बेहद ही मुश्किल होता है। इसीलिए लोग ये मान बैठते हैं कि आसमान में अनगिनत तारे हैं और इन तारों की गिनती करना संभव नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। रात के आसमान में हम कुछ खास अपेरमेंट मैग्नीट्यूड के तारों को ही अपनी आंखों से देख पाते हैं। जो तारे धरती से बहुत दूर होते हैं या फिर जिन तारों की ब्राइटनेस बहुत कम होती है वह धरती से दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिकों के एक रफली एस्टीमेट के मुताबिक आसमान में हम केवल 3000 तारों को ही नंगी आंखों से एक समय पर एक जगह से देख सकते हैं। इससे ज्यादा तारों को देख पाना इंसानी आंखों के लिए संभव ही नहीं है। ग्रहों के चांद ग्रहों को उसी दिशा में ऑर्बिट करते हैं जिस दिशा में वह ग्रह रोटेट करता है। ये बात सौरमंडल में मौजूद सभी चांदों के लिए तो सही है, लेकिन नेपच्यून का चांद ट्राइटन इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है और ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चांद है जो प्लैनेट के विपरीत दिशा में चक्कर काटता है। ये चांद हर साल नेपच्यून के करीब चला जाता है और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसकी टक्कर नेपच्यून से हो जाएगी। हम जल्द ही इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर सकेंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इंटरस्टेलर स्पेस दो तारामंडलों के बीच मौजूद स्पेस को कहते हैं।
इंटरस्टेलर स्पेस सौरमंडल के आखिरी छोर ओट क्लाउड के बाद शुरू हो जाता है। अक्सर हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि स्पेसशिप की मदद से अंतरिक्ष यात्री इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा करते हैं और इसी कारण कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि जल्द ही इंसान भी इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि हम अभी अपने ही पड़ोसी ग्रह मंगल तक जाने में ही असमर्थ हैं। इंटरस्टेलर स्पेस तो बहुत दूर की बात है। मंगल ग्रह हमसे केवल 2.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जहां तक जाने में ही हमें 9 महीने का समय करंट टेक्नोलॉजी के अनुसार लगेगा। वहीं हमारा सबसे नजदीकी तारामंडल हमसे लगभग 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। आपको बता दें कि 1 लाइट ईयर लगभग 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। इस हिसाब से 4 लाइट ईयर्स का मतलब होगा 2,40,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम अपनी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी चलें तो भी वहां तक पहुंचने में हमें कई 100 सालों का वक्त लग जाएगा। वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई रॉकेट जो हमें अल्फा सेंटोरी तक ले जा सके बनाना संभव ही नहीं है। एक इंसान की आयु लगभग 80 साल होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट 20 साल की उम्र से भी किसी ऐसे यान में बैठकर इंटरस्टेलर स्पेस का रुख करता है तो वहां तक पहुंचने से पहले ही एस्ट्रोनॉट की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ तक कि कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब भी हम दूसरे तारामंडल या फिर इंटरस्टेलर स्पेस में नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मुझसे अंतरिक्ष के बारे में कोई मिथ्स छूटे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।